Hello and hi, my valuable property buyers, prospects and property investors. जी हाँ, मैं दिनेश दयाल, a real estate professional and working as an expert for the generating second income sources through commercial property investment for the my valuable प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स। जी हाँ, और आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में कुछ ना कुछ बेहतरीन कर रहे होंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ कमर्शियल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट टिप्स। जी हाँ, अगर एज ए रियल एस्टेट इन्वेस्टर आप आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो मेरा यकीन मानिए ये वीडियो आपके बहुत ही काम की होने वाली है और कहीं ना कहीं ये वीडियो जो है आई ओपनिंग होगी और जो फर्स्ट टाइम रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उनके लिए तो ये वीडियो कहीं ना कहीं माइलस्टोन का काम करेगी। और मेरा कहीं ना कहीं ये भरोसा है इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ ऐसी प्लान की बात करें, ऐसी टिप्स की बात करें जो आपके बहुत ही काम आने वाली है। तो मेरे इस वीडियो में अंत तक चिपके रहिए और मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना बनाते हुए आते हैं मुद्दे की बात पे और करते हैं काम की बात। जी हाँ, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट नोज। जी हाँ, क्या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में ऐसे नो हैं जो हमें पता होने चाहिए, ऐसे क्या टिप्स हैं जो हमें जानकारी में आने चाहिए। तो मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं कमर्शियल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की टिप्स की बात करने जा रहा हूँ, उसके नो की बात करने जा रहा हूँ, KNOW। तो जिसमें हमें पता होना चाहिए कि आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखें। तो आज हम बात करेंगे व्हाई, हाउ, वेयर एंड व्हेन। जी हाँ, तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाई की। जी हाँ, कमर्शियल स्टेट इन्वेस्टमेंट या कमर्शियल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के अंदर मैं अगर व्हाई की बात करूं, मैं इससे पहले एक चीज़ आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूं। मैं जस्ट आपको एक ट्रैक पे लाना चाहता हूं। मैं एज ए कमर्शियल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट के रूप में अपनी सर्विसेज दे रहा हूं। तो मैं ऐसे एक मिशन पे हूं, एक पर्पस पे हूं जिसमें मैं लोगों की मदद करना चाहता हूं जिनके पास एक विजन है, क्लियरिटी है, पर्पस है, वो आने वाले समय में रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं उस मुद्दे पे वीडियोस बनाता हूं। मेरे यूट्यूब चैनल पे जो वीडियोस बनती हैं, जो मेरा फेसबुक पेज है, उस पर भी मैं कमर्शियल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स की ही वीडियोस ज़्यादातर डालता हूं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है और सबको आपको पता भी होगा, कमर्शलाइज, जी हाँ, कोई भी अगर कमर्शलाइज बिल्डिंग है तो वहीं पे हम एज ए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ से हमें कुछ ना कुछ एक रेवेन्यू, जी हाँ, कैश फ्लो का एक पर्पस मिलता है। जी हाँ, तो मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ कमर्शियल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में कहीं ना कहीं आप अपने सुनहरे भविष्य को देखना चाहते हैं। तो वाई, हाउ, वेयर एंड व्हेन। जी हाँ, तो सबसे पहले कमर्शियल स्टेट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आपके पास तो ऑप्शन बहुत सारे हैं। जी हाँ, आपके पास गोल्ड है, इंश्योरेंस है, म्यूचुअल फंड है, एसआईपी में भी आप पैसा लगा सकते हैं, एफडी में भी आप निवेश कर सकते हैं और कहीं ना कहीं इक्विटी के अंदर भी आप पैसा लगा सकते हैं। जी हाँ, मेरा कहने का मतलब है आप अपने खून पसीने की कमाई को निवेश कर सकते हैं। तो फिर रियल एस्टेट ही क्यों। जी हाँ, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं एक माइंडसेट है, एक विचारधारा है। तो उस विचारधारा के अंदर जो मेरा पिछले 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस है वो मैं इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। जी हाँ, ऑप्शंस तो हमारे पास बहुत हैं, बट आपको पता है कहीं ना कहीं आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड, या मैं आफ्टर सर्टेन ऑफ द एज की बात करूं या आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी की बात करूं, तो उसमें कहीं ना कहीं हम रियल एस्टेट को सबसे सेफ एंड सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट मानते हैं। जी हाँ, मैं इसको इस तरीके से बताना चाहूँगा कि एक तो ये हमारा ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट है। हमारे जो फोर फादर्स हैं वो भी प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्टमेंट करते थे और कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट को अगर मैं
सामाजिक प्रेस्टीज से जोड़ूँ, कहीं न कहीं एक प्राउडनेस से जोड़ूँ, तो वो भी एक दूसरा एंगल बनता ही है। और कहीं न कहीं ये जो रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट है, जी हाँ, ये मोस्ट सेफ एंड सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट माना जाता है। और सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि ये फिज़िकली इसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फ़ील कर सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं। चाहे हम अपनी इनकम सोर्स के रूप में इसको यूज़ करना चाहें या इसको हम एज़ ए पैसिव इनकम के रूप में यूज़ करना चाहें। तो कहीं न कहीं यहाँ पे जो बात निकल के आती है वो ये आती है कि ऑप्शंस तो हमारे पास बहुत हैं, बट इफ आई कंपेयर टू द रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट अमंग अदर्स, तो ये वन ऑफ द मोस्ट सेफ एंड सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट माना और जाना जाता है। और कहीं न कहीं एक सोसाइटी में प्रेस्टीज, प्राउड की बात को भी लेके आता है। और कहीं न कहीं अगर हम बात करें तो इसको हम छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, फ़ील भी कर सकते हैं और अपने लिए यूज़ भी कर सकते हैं। और ख़ासकर अगर मैं बात करूँ पैसिव इनकम जनरेशन की, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो इसमें जो वाई का जो कंसेप्ट है वो मुझे उम्मीद है आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा। और इसके अलावा एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्रूशियल पॉइंट है वो ये है कि जब भी हम कमर्शियल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, तो उसका जो एक थॉट प्रोसेस है, उसका जो एक माइंडसेट है, उसका एक जो विज़न है ना, वो कहीं न कहीं आप मान के चलिए कैश फ्लो का है। जी हाँ, कि मेरे को या मैं एक इन्वेस्टर की बात करूँ तो उसे कहीं न कहीं एक मंथली इनकम का सोर्स चाहिए। और अगर मैं इस वाई की बात करूँ तो एक ये कैलकुलेशन आती है कि भई अगर मैं इस प्रॉपर्टी को शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म में के रूप में इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मुझे एक बहुत ही शानदार मुनाफ़ा होगा। तो यहाँ पे इस वाई के अंतर्गत जो ये पहलू मैंने बताने की कोशिश करी है, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। और इसके अलावा एक पॉइंट और मैं जोड़ना चाहता हूँ, मतलब मैं एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ कि जैसे मैंने बताया आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम या आफ्टर सर्टेन एज, और अगर मैं आफ्टर सर्टेन ऑफ अमाउंट ऑफ मनी की बात करूँ तो उसके अंदर भी कहीं न कहीं एक माइंडसेट, एक जो कल्चर है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करता है। जी हाँ, आप इसको ऐसे समझिए कि अगर किसी 20 से 25 साल की उम्र के एज के व्यक्ति के पास अगर 1 करोड़ रुपए आता है तो वो क्या करेगा? और वही पैसा अगर 40 से 45 साल की एज के व्यक्ति के पास आता है तो वो उन पैसे को क्या करेगा? तो जो पहला वाला एग्ज़ाम्पल है उसके अंदर आप मेरा यकीन मानिए और आपको भी अनुभव होगा कि वो जो यंग माइंड है, जी हाँ, वो कहीं न कहीं उन पैसों को रियल एस्टेट में तो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, वो अपनी एक लग्ज़री लाइफ़ को जीना चाहेगा। जी हाँ, हो सकता है वो अपने दोस्तों पे पैसा खर्च करे, हो सकता है वो नई बाइक ले, नई कार ले और कहीं न कहीं उन पैसों को अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकता है। वो कहीं न कहीं अगर हम बात करें गोल्ड तो बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि इसके पीछे भी एक एज फैक्टर का रोल प्ले करता है। वो हो सकता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दे, इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट कर दे, या हो सकता है इक्विटी, जी हाँ, शेयर मार्केट के अंदर भी वो इन्वेस्टमेंट करने के चांसेस हैं। बट अगर मैं उस 40 से 45 एज ईयर के व्यक्ति की बात करूँ तो आपको भी अनुभव है और आपको इसको गैस करने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वो कहीं न कहीं रियल एस्टेट को ही प्रायोरिटी देगा, क्योंकि उसे पता है कि आने वाला जो समय है उसका रिटायरमेंट का समय है और उसकी जो एज है उसमें कहीं न कहीं वो फिज़िकली खुद काम कर नहीं सकता, तो उसको एक सेकंड इनकम सोर्स का क्रिएशन करना बहुत ज़रूरी है, जो रियल एस्टेट से बेहतरीन और कहीं न कहीं एक भरोसेमंद नहीं हो सकता, क्योंकि ये सदियों से चला आ रहा है और इसके पीछे कहीं न कहीं डिमांड एंड सप्लाई का भी गेम है। जैसे कि मैंने बताया कि जितने भी ये अदर्स इन्वेस्टमेंट हैं, इसके अलावा अगर मैं कंपेयर करूँ रियल एस्टेट से, तो इसमें डिमांड एंड सप्लाई का बहुत बड़ा गैप है। क्योंकि अगर मैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को लेके आता हूँ, तो ज़मीन, जी हाँ, लैंड इन्वेस्टमेंट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसकी सप्लाई लिमिटेड है, जी हाँ, फिक्स है, क्योंकि लैंड की कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। इसीलिए आज काफ़ी ऐसे प्रोग्राम चल रहे हैं, ऐसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो मून पे भी लैंड देख रहे हैं, कहीं न कहीं दूसरे प्लैनेट पे भी वो लैंड खोज रहे हैं। उसमें कहीं न कहीं जो कोर पर्पज़ है, कोर एजेंडा है, वो यही है कि वहाँ पे अगर लैंड होती है, ऑक्सीजन होती है, पानी होता है, हवा होती है, तो वहाँ पे सेटअप करना बहुत आसान होगा। जीवन का एक दूसरा एंगल, दूसरा कहीं न कहीं एक ग्रह मिलता है, जिस पे कहीं न कहीं फिर वही रियल एस्टेट प्रॉपर्टी की कहानी फिर से शुरू होगी। तो मुझे उम्मीद है कि इस पहले पॉइंट के अंदर अगर मैंने जितने भी ये
अपनी रूपरेखा रखी है वो आपको क्लियर होगी। तो अब मैं आता हूँ हाउ। जी हाँ, हाउ इज ए वेरी क्रूशियल पॉइंट एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड इट। और यहाँ कहीं ना कहीं एक मिथ है, जी हाँ, एक गलतफहमी है। तो हाउ के अंदर ये गलतफहमी है कि अगर किसी को रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना है तो उसे 100% इन्वेस्टमेंट की पूंजी चाहिए। जी हाँ, उसे 100% इन्वेस्टमेंट का अमाउंट चाहिए होगा, जबकि ऐसा नहीं है। अगर 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट का साइज है, अगर मैं किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की बात करूं या यहाँ पर मैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं, अगर मैं दोनों को कंपेयर करता हूं, इसमें थोड़ा सा फर्क ये है कि जो कमर्शियल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का जो कंसर्न आता है उसके अंदर आरओआई थोड़ी ज़्यादा होती है। जी हाँ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कंपैरेटिवली रेजिडेंशियल से ज़्यादा होता है। बट उसके दूसरे एंगल भी हैं। अगर मैं बात करूं कमर्शियल रियल एस्टेट के जो एक्सपेंसेस हैं, जो उसको कहीं ना कहीं बेयर करने के जो एक्सपेंसेस हैं, चाहे वो मेंटेनेंस कॉस्ट हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बिल का अमाउंट हो, चाहे उसमें जो अदर्स खर्चे हो, चाहे उसमें पार्किंग का एक्सपेंसेस हो, वो भी एक कहीं ना कहीं एड ऑन होता है। तो खैर, तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ मिथ की। हाउ के अंदर मिथ जो है वो ये है कि अगर 1 करोड़ रुपए का हमने इन्वेस्टमेंट करना है तो 90% लोग ये सोचते हैं कि उनके पास 1 करोड़ रुपए होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। आप 20% के अपने सेल्फ इन्वेस्टमेंट से, जी हाँ, आपके पास जो सेल्फ सेविंग है या आपका जो सेल्फ का बजट है, उससे आप 20% अमाउंट से 100% प्रॉपर्टी के ऑनर आप बन सकते हैं। जी हाँ, आप सोचेंगे वो कैसे? जी हाँ, अगर आप अपने प्रोफाइल को बहुत मेंटेन करते हैं, अच्छा रखते हैं, आपका सिविल स्कोर बहुत शानदार है, आपकी सैलरी, आपकी जो लाइफ पार्टनर है, अगर आप दोनों काम करते हैं, दोनों बिजनेस करते हैं, एंटरप्रेन्योर है, आपका स्टार्टअप है और आपने बहुत ही शानदार अपना सिविल स्कोर करा हुआ है, आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बहुत शानदार है, तो आप उस पर लोन ले सकते हैं, अपने प्रोफाइल पे लोन ले सकते हैं अगेंस्ट टू प्रॉपर्टी। तो आप मेरा यकीन मानिए, 20% आपका सेल्फ का फंड होगा और उसके अलावा 80% आप बैंक से फाइनेंस ले सकते हैं और उस प्रॉपर्टी की 100% की ओनरशिप ले सकते हैं। और फ्रॉम दी नेक्स्ट डे ऑफ गेटिंग योर रजिस्ट्री ऑफ योर प्रॉपर्टी, यू कैन हैव दी रेंटल इनकम और पैसिव इनकम। जी हाँ, और यहाँ पे एक कहानी और है। काफ़ी सारे जो नॉन रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स हैं वो ये कहते हैं, अगर मैं बात करूं अदर्स प्रोफेशनल्स लाइक गोल्ड, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, इंश्योरेंस प्रोफेशनल्स, वो ये कहते हैं कि भाई आप अगर 80% लोन लेते हैं तो आपको ईएमआई का बर्डन भी तो देना पड़ेगा। बट मैं इसको इस तरीके से समझाता हूं और अपनी कैलकुलेशन में इस तरीके से लाता हूं कि अगर एनी हाउ आपने 20% सेल्फ का बजट देके और 80% का लोन लेके आपने प्रॉपर्टी बना ली, तो एक तो उसका जो पीस है, उसका जो एक फील है, उसका जो एक गुमान है, उसका जो एक प्राउड है, जी हाँ, ये कहीं ना कहीं मैंने पहले वाले पॉइंट में भी बताया था कि सोशल प्रेस्टीज की बात होती है, सोसाइटी में प्रेस्टीज एंड प्राउड की बात होती है, वो एंगल तो है। और अगर आप इसमें रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेते हैं तो आप अपनी फैमिली के साथ सिर पे छत होने का अनुभव करते हैं, एहसास करते हैं, एक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात करते हैं और कहीं ना कहीं आप दिन में जो 24 घंटे हैं उसमें आप कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। ये एक टेनेंट्स के लिए बहुत ही दुखदाई होता है। लॉकडाउन में आप सभी लोगों ने एक्सपीरियंस करा होगा, खासकर जो किराएदार रहे होंगे। तो यहाँ पे अगर हम 80% का लोन लेते हैं तो वो हमारा अगले 20 से 25 साल का टेन्योर के लिए हम लोन लेते हैं, तो उसमें हमारी जो ईएमआई है वो बहुत ही स्मॉल पार्ट में जाती है। जी हाँ, और आप मेरा यकीन मानिए, 20 साल में अगर आपने लोन अमाउंट का डबल भी दिया तो आप ये सोचिए 20 साल के बाद उस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी। जी हाँ, आप सोच भी नहीं सकते, 10 to 15 टाइम्स हो सकती है और कहीं ना कहीं 20 टाइम्स भी हो सकती है। और आपको अनुभव होगा कि 20 साल पहले नोएडा में क्या कॉस्ट थी और उस समय से पहले अगर मैं बात करूं तो गुड़गांव के अंदर क्या कॉस्ट थी और आज किस प्राइस पे प्रॉपर्टी के रेट जा चुके हैं। सोचना भी असंभव सा लगता है, लेने की तो बात मैं क्या करूं। खैर, तो यहाँ पे आप 2080 का गेम खेल के आप अपने इन्वेस्टमेंट को 100% ऑनरशिप में रख सकते हैं। जी हाँ, मैं यहाँ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। तो इसमें जो कंक्लूजन का पॉइंट है वो ये है कि आप ज़्यादातर लोगों से जो बात करते हैं उसमें एक मिथ होता है, एक कहीं ना कहीं मिस कैलकुलेशन होती है कि उस प्रॉपर्टी को बनाने के लिए हमें 100% का फंड
चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है, 2080 का आप गेम खेल सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये मेरा हाउ वाला पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। तो अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे, जी हाँ, वेयर। तो वेयर इज ऑल्सो ए क्रूशियल पॉइंट, वी हैव टू अंडरस्टैंड इट, वी हैव टू नो इट। एंड यहाँ पे हम वेयर से बात कर रहे हैं लोकेशन। जी हाँ, लोकेशन, अगर मैंने पहले ही बताया था, ये वीडियो मैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले पॉइंट में कंपैरिजन करा है गोल्ड इन्वेस्टमेंट से, इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट से, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से, एसआईपी से, एफडी से, इक्विटी, जी हाँ, शेयर मार्केट के इन्वेस्टमेंट से मैं कंपेयर कर रहा हूँ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को। खासकर मैं इसमें कमर्शियल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक सॉलिड पॉइंट आता है, जी हाँ, वेयर। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि वेयर, तो इसमें मैंने सबसे जो सॉलिड पॉइंट है, वैलिड पॉइंट है, वो है लोकेशन। अगर आप आज के टाइम में गुड़गांव, जहां पे साइबर सिटी है, वहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या दिल्ली का जो कनॉट प्लेस एरिया है उसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो क्या वो समझदारी वाला डिसीजन होगा? क्या वो एक इंटेलिजेंसी वाला प्लान होगा? मेरे हिसाब से नहीं। जी हाँ, अगर आप अमूमन एक कॉमन एक रियल एस्टेट प्रोफेशनल से भी पूछेंगे जो सेकेंडरी मार्केट में बैठा हुआ है, वो भी कहेगा नहीं, ये रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट का सही लोकेशन की चॉइस नहीं है। तो कहाँ पे आपको करना चाहिए? वो है जी अंडर डेवलपिंग एरिया। जी हाँ, जो एरिया अंडर डेवलपिंग हो, जहाँ पे आने वाले रिसेंट समय में बहुत कुछ बनने जा रहा हो, बहुत कुछ होने जा रहा हो, उसके लिए आप कहीं ना कहीं किसी अच्छे रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स की हेल्प ले सकते हैं। आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, गूगल्स पे जा सकते हैं, जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं उनसे आप उनकी वेबसाइट पे जाके आप पता कर सकते हैं, या किसी प्रोफेशनल्स की हेल्प आप जरूर ले सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं अंडर डेवलपिंग एरिया में, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। जी हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा मैं अभी रिपीट कर देता हूं, बता देता हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट, ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिसमें आपको ये देखना है कि ये क्या अंडर डेवलपिंग कंसर्न पे हैं, पैरामीटर पे हैं, तभी आपको रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का प्लान करके आगे बढ़ना चाहिए। तो अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूं, तो जिसमें रोड्स आते हैं, अंडरपास आते हैं, हाईवेज आते हैं, एक्सप्रेसवेज आते हैं, इंडस्ट्रीज का न्यू बॉर्न होना एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। और इसके अलावा अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूं, तो जी एयरपोर्ट आ सकता है, कोई बहुत बड़ा रेलवे का जंक्शन आ सकता है, मेट्रो की कनेक्टिविटी आ सकती है, रैपिड रेल आ सकती है, और रिसेंटली बुलेट ट्रेन का भी एक प्लान ग्राउंड पे आ चुका है। अगर ये कनेक्टिविटी है जिसकी वजह से लोकल ट्रांसपोर्टेशन को भी हेल्प मिलता है, ऑटो, टैक्सी, बसेस, तो ये जितने भी कनेक्टिविटीज हैं ये कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलपमेंट करता है। इसके साथ अगर मैं बात करूं एम्प्लॉयमेंट की, जी हाँ, जो थर्ड पॉइंट है इसमें एम्प्लॉयमेंट, अगर वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, रोड, हाईवे, एक्सप्रेसवेज, ये सब बन रहे हैं, वहां पे कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट की बात करूं तो उसमें जॉब, बिजनेस, इंडस्ट्री, कहीं ना कहीं आपके स्टार्टअप्स का अगर गठन हो रहा है, वहां पे ये सब चीजें ऑलरेडी प्लान में चल रही हैं, तो आप मेरा यकीन मानिए उस ग्रीन फील्ड एरिया में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाला जो भविष्य है वो बहुत ही सुनहरा है, और वो प्रॉपर्टी आपकी सेकंड संतान की तरह आपको पालेगी, पोसेगी, और आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग करेगी और सपोर्ट भी करेगी। तो यहाँ पे अगर मैं एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा हूँ तो उसमें आपका जॉब, बिजनेस, इंडस्ट्री, साइबर सिटीज, ये सारी चीजें आती हैं, डेटा सेंटर आता है। इसके अलावा इस वजह से यहाँ पे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, डेटा सेंटर, और कहीं ना कहीं इन सभी की अगर मैं बात करूं तो आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि वहां पे प्रॉपर्टी के जो रेट हैं आने वाले समय में कितने जाएंगे। और अगर मैं इन इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट को जोड़ता हूं, इसको कंबाइंड करता हूं, तो मेरा यकीन मानिए वहां पे रेजिडेंशियल एक्टिविटीज होंगी, वहां पे लोग रहने के लिए भी आएंगे, क्योंकि जहां पे रोजगार होता है वहीं पे लोग बसने को प्रायोरिटी पे देते हैं, वहीं पे आसपास अपने वो सपनों का घर बनाते हैं, सपनों का विला बनाते हैं, और कहीं ना कहीं वहां पे वो उनकी जो इच्छा होती है, उनकी जो एक कहीं ना कहीं प्लानिंग होती है, प्रायोरिटी पे होती है। तो जिसकी जहां जॉब है, जिसकी जहां एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार है, बिजनेस है, इंडस्ट्री है, तो वो उसी के सराउंडिंग एरिया में
रहेगा और रहना चाहेगा, अपनी फैमिली को लेके आना चाहेगा। तो इसके बहुत ही सर्टेन एग्जांपल्स हैं। आप गुड़गांव को देख लीजिए, जी हाँ, साइबर सिटी एयरपोर्ट की वजह से वहाँ पे आज अडानी, गोदरेज, टाटा और पता नहीं शोभा और कैसे-कैसे इंटरनेशनल, नेशनल डेवलपर्स आ चुके हैं और नोएडा में भी अभी यही हलचल चल रही है और स्टार्ट हो चुकी है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा जो ये वेयर वाला पॉइंट है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाई, हाउ एंड वेयर क्यों बहुत महत्वपूर्ण है अगर हम कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की बात करें या अगर हम रियल एस्टेट में ही इन्वेस्टमेंट की बात करें। अब इसमें जो अगला पॉइंट आता है वो है व्हेन। जी हाँ, दिस इज ऑल्सो ए क्रूशियल पॉइंट। वी हैव टू अंडरस्टैंड बीइंग ए रियल एस्टेट इन्वेस्टर वी मस्ट गो थ्रू दिस वैलिड लाइन और पैरा। जी हाँ, मैं यकीन से बोल सकता हूं कि 90% इन्वेस्टर्स को, प्रॉपर्टी बायर्स को ये नहीं पता होता व्हेन। जी हाँ, व्हेन टू एंटर एंड व्हेन टू एग्जिट फ्रॉम योर इन्वेस्टिंग प्रॉपर्टी डिसीजन। जी हाँ, तो व्हेन टू एंटर एंड व्हेन टू एग्जिट एक बहुत ही वैल्यूएबल, क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो 90% प्रॉपर्टी बायर्स एंड इन्वेस्टर्स को नहीं पता होता। इसके अंदर आप इस तरीके से समझिए कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रूप में जा रहे हैं एज ए इन्वेस्टर, जी हाँ, या आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के रूप में जा रहे हैं एज ए रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं आप एंट्री और एग्जिट का बहुत ख्याल रखेंगे और कहीं ना कहीं अगर मैं एंट्री की बात करूं तो यहाँ पे आपको इनिशियल स्टेज पे ही एंट्री करनी चाहिए क्योंकि उस समय प्रॉपर्टी का रेट बहुत ही डाउन होता है, बहुत ही लो होता है। डेवलपर लॉन्च कर रहा होता है, अभी जस्ट एक्सकेवेशन हुआ है या आजकल रेरा का जो पॉइंट आ गया है तो रेरा आते ही वो कहीं ना कहीं कुछ टाइम के लिए प्रॉपर्टी को लॉन्च करने का जो डिसीजन है वो होल्ड भी रखता है और उस पर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से वो इन्वेस्टर्स को इनवाइट करता है। तो इट इज राइट टाइम टू पे योर हार्डकोर मनी टू दैट इन्वेस्टर, टू दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, क्योंकि अभी वो बेबी है। जी हाँ, वो आपका इन्वेस्टमेंट बेबी है। आप सोचिए जैसे हम परिवार में एक जब बच्चा आता है कितना समय लगता है। जी हाँ, उसको सब मन से प्यार करते हैं, उसको लाड करते हैं, सब उसको खाना खिलाते हैं, सब उसको चोट लगने पे भी उसका कंसर्न रखते हैं, सबको घबराहट हो जाती है। तो जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, जी हाँ, जैसे जैसे वो बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल के बाद कॉलेज जाता है, फिर वो प्रोफेशनल स्टडी करता है, फिर उसके बाद उसकी जॉब लगती है, धीरे 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 फिर वही जो आपकी औलाद है, जी हाँ, जो आपकी कहीं ना कहीं एक इनकम सोर्स और बुढ़ापे का सहारा है, वो आपको सोचिए कब वो पैदा हुआ था, कितने टाइम के अंदर वो स्कूल और कॉलेज और कहीं ना कहीं अगर मैं जॉब की बात करूं, शादी की बात करूं तो टाइम तो लगता है ना। ऐसा दूसरा एग्जांपल आपका एक पेड़ हो सकता है, जी हाँ, जिसकी आपको छाया लेनी हो, उसके आपको फल खाने हो या उससे व्यापार भी करना हो, तो जो बीज है उसको पौधा और तना और कहीं ना कहीं एक वृक्ष और बड़ा वृक्ष बनने से लेकर फल फूल देने तक कितना उसे समय लगा होगा। तो ये जो आपका इन्वेस्टमेंट है ये आपका इनिशियली होना चाहिए, जी हाँ, इनिशियल स्टेज पे होना चाहिए अगर आप एज ए इन्वेस्टमेंट के रूप में जा रहे हैं, भले ही चाहे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो। रियल एस्टेट में जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, जी हाँ, वो अप टू 3 इयर्स की एक कैलकुलेशन आती है, जो उसका ब्रैकेट है वो 3 इयर्स का होता है, क्योंकि ऐसा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता जिसमें आपको किराया भी लेना हो और आपको वेट भी करना हो। नहीं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब है आपने जैसे ही रेरा नंबर आया आपने तुरंत उसमें इन्वेस्टमेंट करा और उसको आप बनते हुए देख रहे हैं। जी हाँ, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को आप बढ़ते हुए देख रहे हैं, ग्रो होते हुए देख रहे हैं। इसी प्रकार से जो आपका पैसा है वो भी आप ग्रो होते हुए देख रहे हैं, बट वो शॉर्ट टर्म का कंसर्न है। आपने 1 करोड़ रुपए लगाया और आप 1.5 करोड़ रुपए लेके निकल सकते हैं 3 साल में। जी हाँ, इसके अंदर क्या कैलकुलेशन आती है कि ये बिफोर उस प्रोजेक्ट के ओसी, जी हाँ, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट और या कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहले आप बाहर निकल सकते हैं, जिसमें डेवलपर आपको सपोर्ट करता है फर्स्ट ट्रांसफर फ्री। और उसके अलावा उस टाइम डेवलपर बहुत फ्लेक्सिबल होता है, बहुत ही कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करता है। जी हाँ, उसकी कुछ अदर चार्जेज हैं, उसमें भी आपको बेनिफिट मिल सकते हैं। तो ये हो गया आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इट इज फ्रॉम बिगिनिंग टू मोर देन 5 ईयर। जी हाँ, कम से कम 5 इयर्स आपको वेट करना है और उसके बाद आप उस
मैच्योरिटी को करके, जी हाँ, उस इन्वेस्टमेंट की मैच्योरिटी का बेनिफिट लेके आप उससे आउट हो सकते हैं। इसके अंदर 2 एंगल आते हैं। पहला एंगल ये आता है कि आपने इनिशियल स्टेज पे जब इन्वेस्टमेंट करा था, तो आपने उस इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो होते हुए देखा, जी हाँ, ग्रो होते हुए देखा, और साथ में साथ अपने जो आपका इनिशियल कैपिटल का इन्वेस्टमेंट रहा है, उसके अंदर आपने एप्रिसिएशन होते देखा। जी हाँ, हो सकता है इनिशियल पॉइंट पे आपने 15,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करा था, तो वो बनते 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 प्रॉपर्टी का जब ओसी आ गया, सीसी आ गया, आपने रजिस्ट्री भी करा दी, उस समय उस प्रोजेक्ट में जो ब्रांड आएंगे, जी हाँ, डेवलपर के बिहाफ पे जो ब्रांड आएंगे, आप सोचिए कि मेरा तो 1 करोड़ रुपए का रिस्क है, डेवलपर का तो 100 करोड़ का रिस्क है, और डेवलपर को तो यही काम करना है, आने वाले भविष्य में और भी उसको प्रोजेक्ट लाने हैं। तो जो उसके एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, वही तो उसके फ्यूचरिस्टिक क्लाइंट होंगे, वहीं से तो उसको एक अच्छा खासा रेफरल मिलेगा। और रियल एस्टेट बिजनेस जो है वो रिलेशन का है, रेफरल का है, मेरा यकीन मानिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जब आप बिगिनिंग में आपने पैसे लगाए, आपने इन्वेस्टमेंट करा है, तो आप अपने पैसों को बढ़ते हुए देख रहे हैं। कैसे? जैसे जैसे बिल्डिंग बन रही है, स्टेप बाय स्टेप, 2nd फ्लोर, 4th फ्लोर, 6th फ्लोर, 8th फ्लोर, तो ऐसे आपका पैसा भी बढ़ रहा है। और मेरा यकीन मानिए, जब आप उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराएंगे ना, ओसी और सीसी आने के वक्त पे, सर्टेन दैट टाइम ऑफ कमिंग दी ओसी एंड सीसी, गेटिंग दी ओसी एंड सीसी फ्रॉम दी अथॉरिटी ऑफ ए डेवलपर, उस टाइम एकदम जंप करता है पैसा, 15 से 20% पैसा हाइक होता है। क्योंकि सारे जो ब्रांड्स हैं, जी हाँ, जो टेनेंट्स हैं, नेशनल इंटरनेशनल, चाहे मैं फूड ब्रांड के अंदर हल्दीराम की बात करूं, हीरा स्वीट्स की बात करूं, बर्गर किंग की बात करूं, डोमिनोज की बात करूं, या सीसीडी की बात करूं, ये ऐसे फेमस ब्रांड हैं। इंटरनेशनल ब्रांड्स की बात करें, चाहे उसमें जारा हो क्लोथिंग के अंदर, एडिडास हो, तो ये जब ब्रांड वहां पे आते हैं, तो मेरा यकीन मानिए उस प्रोजेक्ट के अंदर लाइमलाइट आ जाती है। जी हाँ, चकाचौंध हो जाती है, लाइटिंग लगती है, बहुत बेहतरीन डेकोरेशन होती है, और उसमें जब नई दुकान खुलती है तो लोग भी जाना पसंद करते हैं, वहाँ फुटफॉल बढ़ता है। तो यकीन मानिए वो जो चमक है, वो जो चकाचौंध है, वो सपोर्ट करती है आने वाले भविष्य में उस प्रॉपर्टी के प्राइस में अप्रिशिएशन करने के लिए। जी हाँ, उसके अलावा 5 से मिनिमम 5 इयर्स का जो कंसर्न है, आप 7 ईयर 10 इयर्स तक का भी आप प्लान कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में, जिसमें आप उस प्रॉपर्टी से जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट करा है, उससे आप कुछ समय 5 साल 6 साल तक पैसिव इनकम कमाइए। जी हाँ, रेंटल इनकम कमाइए, जिसके अंदर हर 3 इयर्स आपको 15% का एक्सक्लेशन मिलता है। जी हाँ, तो मेरा यकीन मानिए, अगर आपने वो रेंट अगले 5 6 साल 8 साल तक लिया है, कमाया है, तो उससे आप सेकंड प्रॉपर्टी भी बना लेंगे। जी हाँ, मेरा यकीन मानिए, उस पैसिव इनकम से, रेंटल इनकम से आप एक अगली प्रॉपर्टी भी बना सकते हैं अगले 5 से 6 साल के बीच में, 10 साल के बीच में। या उस कमाए हुए रेंटल इनकम से, पैसिव इनकम से आप अपना एक बहुत ही स्ट्रांग पोर्टफोलियो बना सकते हैं, जिसमें आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई बहुत ही बेहतरीन एसआईपी ले सकते हैं, इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एफडी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किसी बहुत अच्छे प्रोफेशनल से मिलकर आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने एक विंडो से आने वाले 5 से 10 सालों में बहुत सारी विंडो खोल दी। जी हाँ, आप सोचिए, जब ये सारा पैसा आप अक्यूमुलेट करेंगे, इसका एंजॉय करेंगे, तो आप अपनी रिटायरमेंट की लाइफ है वो भी बहुत शानदार तरीके से जिएंगे। आपने एक बहुत ही स्ट्रांग बैकअप खड़ा कर दिया है, कहीं ना कहीं आपने एक ऐसी पाइपलाइन खड़ी कर दी है जिसमें आपको हर महीने पैसा आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, और उस पैसे से भी पैसा आ रहा है, उस पैसे से भी आप पैसा बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। तो ये मैं आपको कोई सपना नहीं दिखा रहा हूं, ये कोई मैं आपको ऐसा कोई गिमिक नहीं दे रहा हूं। मेरा यकीन मानिए, मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं, बट उनकी तादाद कम है। अगर मैं एक ऑन एन एवरेज पॉपुलेशन का रेशो लेके चलूं, या एक एंटरप्रेन्योर का रेशो लेके चलूं, तो उन्होंने पिछले 10 साल में, हो सकता है आज उनके पास 10 प्रॉपर्टीज हों। आपका भी ऐसा अनुभव रहा होगा, और कहीं ना कहीं आपने ऐसा एक्सपीरियंस लिया होगा कि आपके ऑफिस में, रिश्तेदार में, पड़ोस में ऐसे कुछ लोग हैं जिनके पास बहुत प्रॉपर्टी है। जी हाँ, तो उन्होंने इसी जीवन में वो प्रॉपर्टी बनाई है। मैं फोर फादर्स से ली हुई, आई हुई प्रॉपर्टी की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। तो
मैं दिनेश दयाल अपनी इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं इसको समाप्त करने पे जो पॉइंट है वो दोबारा बताना चाहूँगा। जी हाँ, हम कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट क्यों करने जा रहे हैं, उससे पहले हमें ये पॉइंट क्लियर होने चाहिए, व्हाई, हाउ, वेयर एंड व्हेन। तो मैं दिनेश दयाल इस वीडियो में यहाँ विदा लेता हूँ और उम्मीद करता हूँ हम बहुत जल्दी अपनी नई वीडियो में मिलेंगे और नए टॉपिक के साथ बात करेंगे। मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट आप यकीन मानना ये रियल एस्टेट की वीडियो है, लंबी तो बनेगी बनेगी। और अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर भी कर सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल का बटन भी दबा सकते हैं, ताकि भविष्य में आने वाली जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो अगली वीडियो तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और जीवन में कुछ ना कुछ बेहतरीन करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।